Assalamualaikum. I welcome you all to my YouTube channel Zoology Today for NEET. Today we are going to continue applications of biotechnology. In the previous lecture we have discussed two important applications of biotechnology in medicine. Number one was genetically engineered human insulin and number two was gene therapy. Today we will discuss vaccine production as an application of biotechnology in medicine. Vaccine production. First of all, we'll see what is vaccine. Vaccine क्या होता है? Vaccine is basically a harmless antigenic substance. Vaccine is what? It is basically a harmless antigenic substance. ये एक harmless antigenic substance होता है. किससे लिया होता है आपने? किसी भी पैथोजन से आपने लिया होता है जिसके लिए आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं. किसी पैथोजन के लिए आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं, उस पैथोजन से क्या किया जाता है? उससे हार्मलेस एंटीजेनिक सब्सटेंस लिया जाता है. उसकी बॉडी से, उसकी सरफेस से कुछ एंटीजेंस सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो एंटीजेंस जो एक इंडिविजुअल में टॉक्सिक इफेक्ट ना कर पाएँ, हार्मलेस हों, तो वो एंटीजेंस आपने सेलेक्ट किए. उन एंटीजेंस को जो है पैथोजन से लेते हैं और किसी इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं या ओरली देते हैं. जब उस इंडिविजुअल को वो एंटीजेनिक मटेरियल इंजेक्ट किया गया या ओरली दिया गया, वो इंडिविजुअल उस एंटीजेनिक मटेरियल के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कराता है. ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई इस पर्टिकुलर एंटीजेनिक सब्सटेंस के खिलाफ, ये एक्चुअली इम्यूनिटी है अगेंस्ट दैट वेरी पैथोजन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि ये एंटीजेनिक मटेरियल आपने उस पैथोजन से लिया था, तो इस वजह से इस इंडिविजुअल में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन. सो दिस हार्मलेस एंटीजेनिक सब्सटेंस इज टर्म्ड एज वैक्सीन. ठीक, तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन्स ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाए जाते हैं और अब जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से भी वैक्सीन्स बनाए जाते हैं. वो वैक्सीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाए जाते हों उनको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कहा जाता है. Recombinant vaccines. So what are recombinant vaccines? They are the vaccines which are produced through recombinant DNA technology. जो recombinant DNA technology से बनाए जाते हैं. बनाए कैसे जाते हैं ये? For example, ये कोई पैथोजन है. Let this be a pathogen. ये कोई पैथोजन है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है कोई, ये उसका न्यूक्लियोइड है. लेट दिस बी इट्स न्यूक्लियोइड. इस न्यूक्लियोइड पे जीन्स होंगे और वो जीन्स कोड करते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स. वो इसमें से कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं विच कोड फॉर सरफेस प्रोटीन्स. मान लीजिए इसकी सरफेस पे ये प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन इसका जीन कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियोइड पे होगा. इसी तरह यहाँ पे एक और है, ठीक है ना, ठीक. इसी तरह यहाँ एक और है, ठीक. मैं इनको डिफरेंट शेप्स में बना रहा हूँ ताकि ये हमें समझ आए कि दीज आर डिफरेंट. ओके, एंड दिस इज अनदर. तो ये जो इसकी सरफेस पे ये एंटीजेंस हैं, दीज आर सरफेस एंटीजेंस, ठीक. और एक्चुअली ये हर एक सेल पे प्रेजेंट होते हैं. एवरी सेल पोजेसेस सरफेस एंटीजेंस. व्हाई? दिस हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन. ये सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है. तो अब इसकी सरफेस पे ये जो है दीज एंटीजेंस प्रेजेंट है. हम इनमें से कोई एक एंटीजन या दो भी कर सकते हैं, कोई एक एंटीजन इसमें से सिलेक्ट करते हैं. लेट दिस बी द एंटीजन विच इज सिलेक्टेड. ओके, ये हम एंटीजन सेलेक्ट करेंगे टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इसके खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो गया तो मतलब वो इसके खिलाफ भी पूरे पैथोजन के खिलाफ भी डेवलप हो गया. हम इसमें से कोई एक एंटीजन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो एंटीजन क्या होना चाहिए? हार्मलेस होना चाहिए. लेट ये हमने जो है सिलेक्ट किया, ये एंटीजन हमने सेलेक्ट किया, ये हार्मलेस एंटीजन है और इसी को यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? कोई वैक्सीन बनाएंगे. हम इसका जीन यहाँ देखते हैं. इसका जीन कहाँ है? इस एंटीजन का जीन कहाँ है? वो एंटीजन का जीन हमने देख लिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जीन है, ठीक. दिस इज इट्स जीन. तो ये जो जीन है, हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ आवर रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस ये जीन यहाँ से आइसोलेट करेंगे. ये आपका जीन, ये इस एंटीजन का जीन बाहर आ गया. तो फिर क्या करते हैं हम? फिर एक वेक्टर लाते हैं. ये हमने वेक्टर लाया और अब आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे. दिस इज़ आवर आरडीएनए मॉलिक्यूल. ओके, ये हमारा आरडीएनए मॉलिक्यूल है. लेकिन इस आरडीएनए मॉलिक्यूल में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस एंटीजन का जीन है. ओके, अब इस आरडीएनए को किसी भी होस्ट सेल में आप डालेंगे. ये होस्ट सेल में हमने इस आरडीएनए को डाला.
मैं यहाँ पे सिर्फ RDNA बना रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड। ओके, तो अब ये जो हमारा RDNA इसमें है, ये जो होस्ट सेल है ये जीन एक्सप्रेशन दिखाएगी, अपने जीन्स जो है इसके एक्सप्रेस होंगे, mRNA बनाएंगे, वहाँ से प्रोटीन्स बनाएंगे, तो हमारा ये जो एंटीजन का जीन है ये भी एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ से ये एंटीजन भी बनेगा। दिस एंटीजन इज फॉर्म्ड, जो एंटीजन हमने सेलेक्ट किया था, जिस एंटीजन का जीन हमने इसमें डाला था, वो एंटीजन भी बना। ठीक है, तो ये जब आप इसका कल्चर करेंगे, ठीक है, तो बायोरिएक्टर में जब आप इसको डालेंगे तो वहाँ बहुत सारे आपके पास ये एंटीजन्स होंगे। उसके बाद आप इसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा कि ये आपका जो ये एंटीजन है आपके पास अब प्योर फॉर्म में होगा, सिर्फ यही होगा। ठीक, नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस एंटीजेनिक सब्सटेंस। लेकिन याद रखिएगा ये हार्मलेस था, लेकिन बनाया कैसे आपने, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। तो ये जो आपके पास है ये अब आप किसी इंडिविजुअल को या तो इंजेक्ट कर सकते हैं या ऑरली भी दे सकते हैं। कुछ वैक्सीन ऑरली दिए जाते हैं, लाइक OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, तो ये जो है ये अब किसी इंडिविजुअल में आप इंजेक्ट करेंगे या ऑरली देंगे, उस इंडिविजुअल में जाके ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कराएगा, इम्यून रिस्पॉन्स। और वो इम्यून रिस्पॉन्स किसके खिलाफ डेवलप हुआ, इस एंटीजन। लेकिन ये एंटीजन किसका हिस्सा है, इस पैथोजन का हिस्सा है। अब ये पैथोजन अगर इस इंडिविजुअल की बॉडी में आ भी गया तो इसके खिलाफ ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है, वो इम्यून रिस्पॉन्स इसको वहाँ ग्रो नहीं करने देगा। सो दिस वैक्सीन हैज़ बीन फॉर्म्ड with the help of or through the use of recombinant DNA technology. This vaccine is termed as recombinant vaccine. एक और जो है टर्म यूज़ की जाती है, that is DNA vaccine. DNA vaccine. Now what are DNA vaccines? DNA वैक्सीन्स क्या होते हैं, DNA वैक्सीन्स में फॉर एग्जांपल यही पैथोजन हम लेंगे, इसका DNA वैक्सीन कैसे बनाया जाएगा। ये जो पैथोजन है इसका जीन, ये हमने एंटीजन सेलेक्ट किया, लेट दिस बी द एंटीजन व्हिच हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। इसका जीन हमने सेलेक्ट किया, ये वो जीन है, लेकिन हम इसका RDNA जो है RDNA बनाएंगे, ये इसका RDNA बनाएंगे, लेकिन इसको होस्ट सेल में नहीं डालेंगे, बैक्टीरियल सेल में नहीं डालेंगे, बायोरिएक्टर में नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। डायरेक्टली ये जो आपका RDNA है डायरेक्टली एक इंडिविजुअल को इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है इनटू हिज और हर मसल सेल, उसकी मसल सेल में जो है इंजेक्ट किया जाता है। जो ही ये उसकी मसल सेल में इंजेक्ट किया जाएगा तो मसल सेल जो है, लेट दिस बी मसल सेल, तो ये मसल सेल जो अपने जीन्स भी एक्सप्रेस करती है, तो साथ में ये क्लोनिंग वेक्टर के जीन्स भी एक्सप्रेस होंगे, तो यहाँ ये मसल सेल ये एंटीजन बनाएगी। ठीक, तो जो ही अब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है, जिस इंडिविजुअल को ये वैक्सीन दिया गया उसकी बॉडी के अंदर ही एंटीजन बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्टली जीन डाला, ठीक है ना, डायरेक्टली जीन डाला तो वैक्सीन जो है एंटीजन जो है, एंटीजन बॉडी के अंदर खुद बन रहा है जीन एक्सप्रेशन के ज़रिए से। अब जो ही ये एंटीजन बना इसके खिलाफ अब इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा, अब इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा, दैट इम्यून रेस्पॉन्स विल बी ऑल्सो अगेंस्ट दिस पैथोजन, वो इस पैथोजन के खिलाफ भी होगा, तो इस वजह से ये इंडिविजुअल इम्यून बन जाएगा टू दिस वेरी पैथोजन। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली DNA डाला, और इस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम क्या किया करते थे, इसमें हम पहले जो है एंटीजन बनाते थे आउटसाइड द बॉडी, फिर वो एंटीजन इंजेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे DNA मॉलिक्यूल डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, तो मतलब एंटीजन बॉडी के अंदर बनता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ होता है, और इस वजह से उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, ये इस पैथोजन के खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन प्रोडक्शन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, डिजीज़ का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस मीन्स डिटरमाइनिंग द कॉज एंड नेचर ऑफ अ डिजीज़, किसी डिजीज़ का नेचर और कॉज डिटरमाइन करना, ठीक है ना, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, डायग्नोसिस।
नो जो डायग्नोसिस है ये पता है हमें कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट तब इफ़ेक्टिव होता है जब वो अर्ली स्टेज पे जो है डायग्नोज हो जाए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं किसके लिए? फॉर द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल ए टेक्निक नोन एज ब्लॉटिंग टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक जो यूज़ की जाती है फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक, दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक जो है ये वो टेक्निक है, दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है? स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को, कोई स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल आपको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल किसी पैथोजन का डीएनए मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है या नहीं है, तो मतलब आप किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को ढूंढ रहे हैं, ठीक। बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं लेकिन उसमें से किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आप ढूंढ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उस स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना, या कभी कभार स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना, या कभी कभार स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना बहुत सारे प्रोटीन्स में से, इसी तरह आरएनए को आइडेंटिफाई करना बहुत सारे आरएनएज में से, या डीएनए को आइडेंटिफाई करना बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स में से। दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज ब्लॉटिंग। So blotting is a technique, analytical technique, in which a specific DNA molecule is identified out of a lot of DNA molecules. बहुत सारे DNA molecules में से आप एक specific DNA molecule को identify कर रहे हैं, this is blotting. या RNA molecules को बहुत सारे RNA molecules में से identify कर रहे हैं, this is blotting. इसी तरह protein molecule को बहुत सारे proteins में से identify कर रहे हैं, this is blotting, okay? तो लेकिन ये technique कैसे की जाती है? Actually we use certain molecules which are helpful in the identification of these molecules. हम कुछ molecules ऐसे यूज़ करते हैं जो हमें इन molecules की identification में मदद करते हैं. So in blotting technique we use certain molecules, कुछ molecules यूज़ किए जाते हैं जो इन molecules को identify करने में हमें मदद करते हैं. उन molecules का नाम क्या है? They are termed as molecular probes. They are termed as molecular probes. What are these molecular probes? These molecular probes जो हैं ये molecules होते हैं but they are radio labeled. They are radio labeled, मतलब they are labeled with a radioactive isotope ताकि आप इनको जो है locate कर सकें, ठीक। तो ये रेडियो लेबल्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ये लेबल होते हैं, ठीक। होते क्या हैं ये, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और सिंपली आरएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एंटीबॉडी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने रेडियो लेबल मॉलिक्यूलर प्रोब बनाया है ये क्या है? ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है या आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है या एंटीबॉडी हो सकती है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है या आरएनए है ये किन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? ईदर आरएनए और डीएनए, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए किन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? ईदर डीएनए और आरएनए। इसी तरह एंटीबॉडी किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है? प्रोटीन के लिए, ठीक। तो ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसमें से आप स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूल नोन एज प्रोब, उसको मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं। वो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है? वो रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक। अगर अब आपको प्रोटीन को जो है आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ना तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लगेगा ना आरएनए लगेगा, वहाँ एंटीबॉडी यूज़ की जाती है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोटीन। आरएनए कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए and similarly DNA can be identified by using single stranded DNA. RNA can identify both DNA as well as RNA. तो single stranded DNA इसको भी आइडेंटिफाई करेगा, इसको भी आइडेंटिफाई करेगा, RNA इसको भी आइडेंटिफाई करेगा, इसको भी आइडेंटिफाई करेगा। तो अब जो है ये टेक्निक को हम ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइज्ड बाय E.M. साउदर्न। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइज्ड बाय E.M. साउदर्न। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम E.M. साउदर्न, उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी, ठीक, डिवाइस की थी सबसे पहले। तो लेकिन उन्होंने उस वक्त जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यहाँ से जो है आइडेंटिफाई किया दैट वाज डीएनए। सो वो टेक्निक जो है इस टेक्निक के ज़रिए से उन्होंने सिर्फ डीएनए, स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया था, ठीक। तो इस वजह से वो टेक्निक जिसमें स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया जाता है दैट टेक्निक वाज नेम्ड एज साउदर्न ब्लॉट या साउदर्न ब्लॉटिंग।
साउदर्न ब्लॉट उसको कहा जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है ना। साउदर्न इस वजह से क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया, ठीक है ना, सबसे पहले इसको डिवाइस किया, तो इस टेक्निक का नाम रखा गया साउदर्न ब्लॉट। इसी तरह अगर आरएनए को जो है आइडेंटिफाई किया जाए यूजिंग ब्लॉटिंग टेक्निक, दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज नॉर्दर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक। और अगर प्रोटीन को आइडेंटिफाई, स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाए यूजिंग ब्लॉटिंग टेक्निक, दैट इज टर्म्ड एज वेस्टर्न ब्लॉट, उसको वेस्टर्न ब्लॉट कहा जाता है। सो साउदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। साउदर्न ब्लॉट फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉट फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। सो दिस इज ब्लॉटिंग टेक्निक. Now the second technique used in molecular diagnosis of diseases is ELISA. What do you mean by ELISA? ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Okay, so ELISA में क्या किया जाता है? Remember one thing, ELISA is used for the identification or detection of proteins only. ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ब्लॉटिंग कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एज वेल एज प्रोटीन, बट दिस ELISA इज यूज्ड ओनली फॉर द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स ओनली. एंड दैट प्रोटीन में बी ईदर एंटीजन, वो किसी एंटीजन को आप जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हो, एंटीजन को कर सकते हैं, प्रोटीन एंटीजन को, या एंटीबॉडी को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रोटीन, ओनली अ प्रोटीन, वेदर दैट मे बी एंटीजन और एंटीबॉडी, या पर्टिकुलर एंटीजन और पर्टिकुलर एंटीबॉडी. कोई एंटीजन को आप जो है इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. किसी एंटीबॉडी को भी आप इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इसमें क्या किया जाता है इस टेक्निक में? एक प्लास्टिक प्लेट लाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना है, क्या किसी इंडिविजुअल के ब्लड में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक. डेट किसी इंडिविजुअल के ब्लड में हमें देखना है कि कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है. हम क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक प्लेट लाते हैं, एक प्लास्टिक प्लेट लाया जाता है. उस प्लास्टिक प्लेट के साथ एंटीजन बाइंड किया जाता है. ये एंटीजन इसके साथ बाइंड किया गया, ठीक. बट दिस एंटीजन इज ऑफ दिस एंटीबॉडी. ये एंटीजन इस एंटीबॉडी का एंटीजन होता है, यानी ये एंटीजन कंप्लीमेंट्री होता है इस एंटीबॉडी के, जिस एंटीबॉडी को आप जो है डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक. उसके बाद इसके ऊपर सीरम डाला, ठीक, सीरम इस पे डाला. तो अगर ये एंटीबॉडी उस सीरम में थी, उस ब्लड में थी जिसे वो सीरम निकाला गया, तो उस सीरम में अगर एंटीबॉडी थी तो वो एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो जाएगी ऐसे. अगर इसमें एंटीबॉडी नहीं थी तो यहाँ कुछ भी अटैच नहीं होगा, ठीक. अब सीरम तो यही है. उसके बाद आप उसको वॉश करते हैं. जो यहाँ बाकी चीज़ें हैं सीरम में, जो बाकी एंटीबॉडीज़ हैं, जो ही आप वॉश करेंगे वो सारी उठ जाएंगी. ये यहाँ से नहीं उठेगा क्योंकि ये इसने बॉन्ड बनाया है इस एंटीजन के साथ, और एंटीजन इज ऑलरेडी बाउंड टू द प्लास्टिक प्लेट. एंटीजन प्लास्टिक प्लेट से अलग नहीं हो सकता, और एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो मतलब एंटीबॉडी भी चिपकी रहेगी इवन आफ्टर वॉशिंग. वॉशिंग के बाद भी एंटीबॉडी इसके साथ चिपकी रहेगी. उसके बाद आप एक एंटीबॉडी दूसरी यूज़ करते हैं, दैट इज एंटीबॉडी. लेकिन वो एंटीबॉडी जो है इस एंटीबॉडी के खिलाफ होती है, इस एंटीबॉडी के कंप्लीमेंट्री, किसी रीजन के कंप्लीमेंट्री होती है. लेट वो एंटीबॉडी इस रीजन की कंप्लीमेंट्री है, वो इस एंटीबॉडी को यहाँ अटैच हो गई, ठीक. तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक एंटीबॉडी है ये रेड एंटीबॉडी के साथ अटैच हो गई है. हमें डिटेक्ट किस एंटीबॉडी को करना था? रेड को. अब रेड के खिलाफ हमने जो है ब्लैक एक एंटीबॉडी उस एंटीबॉडी को कहते हैं विच बाइंड्स विद another antibody or which is complementary to any antibody, that's termed as एंटीबॉडी. तो अब ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीबॉडी के जो है किसी रीजन के साथ अटैच होगी. लेकिन ये जो हमारी एंटीबॉडी है इसके यहाँ रीजन पे एक एंजाइम होता है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? एंजाइम लिंक्ड. इस एंटीबॉडी के साथ क्या होता है? एक एंजाइम लिंक होता है, ठीक. तो अब ये एंजाइम जो है इस एंटीबॉडी के साथ लिंक है, ये एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के साथ लिंक है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ लिंक है, और ये एंटीजन इस प्लेट के साथ लिंक है. अब आप फिर से इसको वॉश करते हैं ताकि कोई अनबाउंड एंटीबॉडी अगर होगी तो वो वॉश ऑफ होगी, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, अब आप
ये एंजाइम जो यहाँ पे होता है इसका कोई सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट आपने डाला, इसका सबस्ट्रेट डाला, लेकिन ये सबस्ट्रेट जो होता है दिस सबस्ट्रेट इज कलरलेस, इसका सबस्ट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, सबस्ट्रेट इज कलरलेस। लेकिन ये सबस्ट्रेट किसका है, इस एंजाइम का जो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कोई कलर नहीं होगा। जो ही आपने ये कलरलेस सब्सटेंस इसमें डाला, अगर यहाँ पे ये एंजाइम होगा ये उस कलरलेस सब्सटेंस को चेंज करता है इनटू अ कलर्ड प्रोडक्ट, ये कलर्ड प्रोडक्ट में उसको चेंज करता है। तो अगर इस कलरलेस सबस्ट्रेट का कलर चेंज हुआ तो मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक, एंजाइम प्रेजेंट है तो मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो तभी प्रेजेंट हो सकती है जब यहां ये एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ठीक, और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्यों, क्योंकि ये सीरम में थी। तो अब अगर आपका ये कलरलेस सब्सटेंस चेंज हो गया इनटू कलर्ड प्रोडक्ट, इट इज पॉसिबल ओनली इफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्लेट, सॉरी ऑन द प्लेट। अगर प्लेट पे ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है तभी कलरलेस सबस्ट्रेट चेंज होगा कलर्ड प्रोडक्ट में। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली, ये कब प्रेजेंट होगी, जब ये एंटीबॉडी यहाँ थी, क्योंकि ये तो इसी के साथ बाइंड होती है, और अगर ये यहाँ नहीं होती तो ये एंटीबॉडी भी यहाँ नहीं होती, क्योंकि इसको बाइंड होने के लिए जो है सरफेस जो होनी चाहिए वो बाइंड तो होता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। अगर ये एंटीबॉडी यहाँ होती नहीं तो ये भी यहाँ नहीं होती, ये वॉश ऑफ हुई होती जब आपने वॉशिंग की, ठीक है। तो एंटीबॉडी है यहाँ, इसकी वजह से ये एंटीबॉडी है, इसकी वजह से ये एंजाइम है, तो इस एंजाइम ने कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज किया। तो अगर आपका कलरलेस सबस्ट्रेट चेंज हुआ कलर्ड प्रोडक्ट में, आप कह सकते हैं कि इस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तभी ये रिएक्शन हुई। अगर ये एंटीबॉडी यहाँ नहीं होती, अगर ये एंटीबॉडी यहाँ नहीं होती तो जो ही आपने वॉश किया ये सारा वॉश हो जाता, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज यहाँ होती ही नहीं, तो जब भी आप कलरलेस सबस्ट्रेट डालते तो एंजाइम है ही नहीं, तो वो कलरलेस सबस्ट्रेट कलरलेस ही रहता, कलर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। तो यहाँ एलाइजा के ज़रिए से आपने जो है किसी प्रोटीन को या एंटीबॉडी को या एंटीजन को जो है आइडेंटिफाई किया। दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नाउ PCR. What is PCR? PCR is polymerase chain reaction. We have discussed it in the separate lecture. ठीक, हमने इसको सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ इतना याद रखेंगे कि PCR कैसे यूज़ किया जा सकता है फॉर मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़। फॉर एग्जांपल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को जो है डायग्नोस करना है, वेदर द डेवलपिंग फीटस इज हैविंग अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट, ये डायग्नोस करना है। तो क्या किया जाता है, अगर उस जो है फीटस से एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए से एक सेल भी निकाली गई और उस सेल में बहुत जो है कम डीएनए होगा, बहुत कम क्वांटिटी में डीएनए होगा, उस डीएनए को निकाला जाए, पीसीआर से आप उस डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं और एम्पलीफाई बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस एम्पलीफाइड डीएनए को आप एनालाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो एम्पलीफाइड डीएनए यहाँ है इसको आप जो है एनालाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो पीसीआर कैन बी यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर व्हाट यू कॉल एज डायग्नोस्टिक टेक्निक इवन व्हेन योर डीएनए सैंपल इज वेरी 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 स्मॉल। अगर आपका डीएनए सैंपल बहुत बहुत कम है तब भी आप जो है पीसीआर के ज़रिए से उसमें डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाए। वो फॉरेन जीन जो किसी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाए उसको ट्रांसजीन कहते हैं। So what is transgene? Transgene is any foreign gene which is introduced into any organism. किसी ऑर्गेनिज्म में जो है फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया, इस फॉरेन जीन को ट्रांसजीन कहा जाता है। नाउ व्हाई इज इट नेम्ड एज ट्रांसजीन? इसको नाम क्यों रखा गया है ट्रांसजीन? क्योंकि ये जो है इस सेल के अपने जीन्स होंगे, अपने जीन्स बहुत सारे होंगे। दोज जीन्स और नेम्ड एज एंडोजीनस जीन्स, उनको जीन्स को जो है एंडोजीनस जीन्स कहा जाता है। उन एंडोजीनस जीन्स से इस फॉरेन जीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस फॉरेन जीन को ट्रांसजीन नाम रखा जाता है, ठीक है। तो अब ये एनिमल जिसमें ये ट्रांसजीन डाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया, दिस ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया गया हो, और ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है
इसमें ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक। उस बिना पर इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक। अब आज तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया दैट वाज ट्रांसजेनिक माइस। सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस बनाई गई। उसके बाद बहुत सारी जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, लाइक ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक काउ, शीप, पिग, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए। तो सबसे ज़्यादा लेकिन आज तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उसमें से 95% वर ट्रांसजेनिक माइस। जितने भी एनिमल्स आज तक बनाए गए उनमें से 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर ट्रांसजेनिक माइस, बिकॉज दे आर मोस्टली यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। एक्सपेरिमेंटल पर्पज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं इनकी एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझना, ये हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ज़रिए से ये चीज़ समझ सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कैसे, एक पर्टिकुलर जो है जीन का क्या रोल है फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में, कैसे वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है, कैसे वो अपनी फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उसका जो है रेगुलेशन कैसे हो रहा है। उस जीन को किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पे उसका रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक। दूसरा, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ज़रिए से हम जो है एक पर्टिकुलर जीन का रोल देख सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। एक पर्टिकुलर डिजीज़ कैसे हो रही है, उस डिजीज़ के डेवलपमेंट में एक पर्टिकुलर जीन का क्या रोल है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ज़रिए से देखा जा सकता है। उस जीन को किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ देखा गया कि ये डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ में इसका क्या रोल है, कैसे ये पार्ट प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। इसी तरह वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, जब कोई वैक्सीन बनाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। सो ये पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ इट फिट फॉर ह्यूमन यूज़ और नॉट, ठीक। तो पहले इसको जो है टेस्ट किया जाता है ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसी तरह कई में बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाए गए, ठीक। ये कोई बायोफार्मास्यूटिकल जो है ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है या नहीं, इसकी पहले केमिकल टेस्टिंग की जाती है ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक। तो ये जो है दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट यू कॉल एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसी तरह एक और एडवांटेज है व्हाट यू कॉल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग या मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग कहा जाता है या मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग में क्या किया जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग में कोई एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, लेट इट बी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। दिस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है, हम इसका जीन लाते हैं, इसके जीन को किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं और उस एनिमल से फिर बाद में इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को प्यूरिफाई करके ऑब्टेन किया जा सकता है, एंड दिस प्यूरिफाइड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कैन बी गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एम्फीसीमा। तो ये अपनी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन किया फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, दिस टर्म इज मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग। इसमें आप क्या करते हैं, एक जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसका जीन किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं और उस एनिमल से वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह जो है फॉर एग्जाम्पल क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होता है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 जो है, इनका जीन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी ट्रांसजेनिक एनिमल से, वहाँ से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हीमोफिलिक पेशेंट्स को दे सकते हैं और इससे आप हीमोफीलिया जो है ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो जो है दीज और द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपने ऑब्टेन किए फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल से। इनके ऑब्टेन करने को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग और मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग। सिमिलरली इन द ईयर 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई जिसका नाम रॉजी रखा गया। तो ये जो ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, इसके मिल्क में एक प्रोटीन था, दैट मिल्क प्रोटीन इज टर्म्ड एज ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। इसके मिल्क में
ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन है। नॉर्मली ये नेचुरल काउ मिल्क में नहीं होता है, इसको विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द काउ। तो वहाँ जो है उसका मिल्क जो था दैट कंटेन्ड ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। अब ये प्रोटीन जब मिल्क में था, नाउ इट बिकेम मोर बैलेंस्ड फॉर द यूज फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज। तो ये बैलेंस्ड बन गया फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज। तो ये जो ट्रांसजेनिक काउ का मिल्क है ये डायरेक्टली दिया जा सकता है फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।